साल 2018 में बैंक में एक चोरी हुई। एक ऐसी चोरी जिसमें ना तो चोर बैंक गया और ना ही कोई एटीएम तोड़ा गया, लेकिन देखते ही देखते बैंक के अकाउंट से तकरीबन 94 करोड़ रुपए साफ हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने। ये कहानी भी मनी हाइस्ट और धूम 3 की मसालेदार स्क्रिप्ट्स की तरह है। जी हाँ, जिसमें पहले तो बैंक में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर शाम के 5 बजते ही सभी फोन की घंटियां बजने लगी और सब में एक ही सवाल था कि क्या आपके सर्वर में कोई खराबी है। फोन कटते ही बैंक एम्प्लॉयज सोच में पड़ गए कि क्या सच में बैंक सर्वर डाउन है, लेकिन इसका जवाब उन्हें मिला अगले दिन, जब बैंक के खाते से करोड़ों रुपए गायब हो गए और इसकी जानकारी कानों कान किसी को नहीं लगी। अब सवाल ये था कि फिर ये फ्रॉड हुआ कैसे, किस बैंक की थी ये कहानी और कौन था इसके पीछे। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। देखिए, ये फ्रॉड की दास्तां है पुणे के कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की, जहां 11 अगस्त 2018 को इंडिया का सबसे बड़ा बैंक हाइस्ट हुआ और इसकी जानकारी उन्हें सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वीजा से मिली, जिन्होंने अपने एल्गोरिथम में कुछ अजीब सा नोटिस किया। इस कंपनी का कहना था कि बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड में एक अजीब सी एक्टिविटी हुई है। अब एक तरफ ये घटना चल ही रही थी कि दूसरी तरफ बैंक में उस वक्त एक आदमी आया। इसकी परेशानी थी कि जब वो अपने रुपए डेबिट कार्ड से पैसे निकाल रहा था, तब एटीएम की स्क्रीन पर उसके खाते में बहुत ज्यादा पैसे दिखाई जा रहे थे। जाहिर था कि बैंक एम्प्लॉय के लिए इस घटना पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कस्टमर डेटाबेस को अच्छे से टटोला और आदमी को फीडबैक दिया कि ऐसा कोई सबूत उनके डेटाबेस में नहीं है। अब वो आदमी फिर घर चला गया। अब क्योंकि उस दिन शनिवार था और शाम का वक्त था, इसलिए बैंक के एम्प्लॉय को कोई भी शक नहीं हुआ। उन्होंने चुपचाप काम किया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन एक शानदार संडे गुजारकर मंडे को जब बैंक एम्प्लॉयज ऑफिस आए तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि खेला हो गया था भाई। और अब अफसोस करने के अलावा बैंक के हाथ में कुछ था ही नहीं। सुबह सुबह ही स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस के लोगों का कॉस्मोस बैंक के पास कॉल आ गया था कि उनके अकाउंट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और 3 बड़े ट्रांजैक्शंस के तहत अकाउंट से 13 करोड़ 92 लाख रुपए फुर्र हो चुके हैं। ये ट्रांसफर ऑफ मनी देश से बाहर हांगकांग में एक हांग सेंग नाम के आदमी के अकाउंट में क्रेडिट हुई है, जो कि 100% एक फेक अकाउंट ही है और इसे करने के लिए हैकिंग का सहारा लिया गया है। एक तरफ जहां इतनी बड़ी गाज बैंक के ऊपर गिरी है, तो वहीं उन्हें ये जानकारी भी मिल गई कि इससे पहले रुपए और वीजा डेबिट कार्ड पार्टनर से ट्रांजैक्शन लॉग्स को लेकर उन्हें जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आई थी, उस रिक्वेस्ट से बैंक को 80 करोड़ का चूना लग गया है। इसके लिए मल्टीपल एटीएम कार्ड्स का यूज किया गया और कमाल की बात तो ये थी कि बैंक को पता भी नहीं चला साहब। अब इन सब घटनाओं के तार जब एक दूसरे से जोड़े गए, तब जाकर बैंक को समझ में आया कि भाई उनके साथ तो बड़े वाला स्कैम हो गया है और इसकी भरपाई अब पुलिस ही करवा सकती है। इसलिए जल्दी ही बैंक की तरफ से एक बड़े घोटाले की रिपोर्ट पुणे के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई और फिर पुलिस लग गई अपने काम पर। लेकिन जांच किस चीज की करनी थी, ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि भारत में इससे पहले भी कई चोरियां हुई थी, लेकिन ऐसी चोरी तो आज तक नहीं देखी गई, जहां पुलिस को ये तक नहीं पता था कि उन्हें सबूत क्या ढूंढना है। बैंक में ना तो कोई आया और ना ही कोई बाहर गया, तो फिर इतना बड़ा फ्रॉड हो कैसे गया। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस अंदर तक जा घुसी, तब उन्हें समझ में आया कि भाई ये एक बड़ा साइबर हमला था, एक ऐसा हमला जिससे पुणे पुलिस अकेले नहीं निपट सकती थी। इसलिए उन्होंने सभी टॉप ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से लेकर पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉस्मोस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स को बुलाया गया, जिसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्फॉर्म किया गया। इसके अलावा पुलिस के छोटे छोटे ग्रुप्स को भी जांच पर लगा दिया गया। एक टीम ने केस के टेक्निकल एस्पेक्ट पर गौर किया, तो दूसरी ने इस केस से जुड़े लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कई दिन और महीनों की मगजमारी के बाद पुलिस ये समझ पाई कि इस चोरी की तैयारी कोई 1 या 2 हफ्ते पहले नहीं, बल्कि तकरीबन 6 महीने पहले की जा चुकी थी। इसके लिए ठगों ने कई लोगों की टीम बनाई थी और स्टेप बाय स्टेप बैंक चोरी को अंजाम दिया था। दरअसल ठगों का प्लान था कि वो बैंक से पैसा 2 स्टेप्स में निकालेंगे और वो भी 32 देशों से। अटैक की तारीख होगी 1 अगस्त 2018 यानी शनिवार का दिन, जब बैंक में काम होता है और एम्प्लॉय का भी सिक्योरिटी पर कोई ध्यान नहीं होता। इस दिन बैंक के कंप्यूटराइज्ड एटीएम सर्वर को हैक किया गया। उस पर कब्जा करके भारत के साथ साथ 31 देशों से भी पैसे निकाले गए। इसके लिए ठगों ने क्लोनिंग कार्ड्स का इस्तेमाल किया,
यहाँ ध्यान देने वाली बात अब यह है कि बैंक के सर्वर को हैक करने के लिए चोरों ने एक मालवेयर यानी कि एक वायरस का इस्तेमाल किया था, जो 6 महीने पहले ही बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया गया था। कई महीनों तक इस सॉफ्टवेयर ने कुछ नहीं किया और केवल इंटरनल डेटा कलेक्ट करता रहा। जब ये कंफर्म हो गया कि भाई चोरों के पास सर्वर हैकिंग के लिए इनफ इंफॉर्मेशन है, तब उन्होंने सैटरडे के दिन का इंतजार किया और कांड कर दिया। इसके लिए ठगों ने मालवेयर को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो हर एक अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सके। उनके मालवेयर में ये फीचर भी था कि वो खुद ही जाली ट्रांजैक्शन की मंजूरी दे सकते थे और इसी का इस्तेमाल करते हुए ठगों ने ये तय कर लिया कि कब, कहां और कैसे और कितने पैसे साफ करने हैं। इसमें अकेले 3000 ट्रांजैक्शंस तो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे शहरों से हुए थे। इसके लिए हैकर्स ने पहले ही वीजा और रुपे कार्ड होल्डर्स की जानकारियां चुराई, जो कि उन्हें डार्क नेट से मिला था। उन्होंने ये भी पाया कि वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 12,000 बार हुआ। इसके अलावा रुपे और स्विफ्ट डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से भी पैसा निकाला गया है। यहाँ पर खास बात ये थी कि विदेशों से पैसा निकालने के लिए स्पेशली वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था, जबकि भारत में रुपे कार्ड से बड़ी राशि निकाली गई थी। इन ट्रांजैक्शंस की जानकारियां जब क्लोजली चेक की गई तो पता चला कि भाई सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जयपुर, कोल्हापुर, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और अजमेर से हुए थे। असल में ये लोग कौन थे, इसे जानने के लिए पुलिस ने घंटों तक एटीएम की फुटेजेस को खंगाला और 18 ऐसे लोगों को पुलिस ने धर दबोचा जिनका कहीं ना कहीं इस बड़ी लूट में हाथ था। मगर अफसोस, इतनी सरदर्दी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी लोग तो किराए के लुटेरे थे। उन्होंने पैसा तो निकाला था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। उस दिन कई देशों में ऐसे हजारों किरायों के लोगों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये सब हुआ कैसे था? ये सीक्रेट किराए के इन लुटेरों के पास नहीं था। इन्हें ले देकर बस एक ही नाम पता था और वो था सुमैर यूसुफ शेख। जी हाँ, इस नाम को जब पुलिस ने अपने डेटाबेस में चेक किया तो इस नाम के 3000 लोगों की लिस्ट उनके सामने थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनमें से असली कौन था। मगर जब इन नाम को लेकर इन्वेस्टिगेशन तेज हुई तो पुलिस ने पाया कि ये वही आदमी था जिसका नाम पहले चेन्नई में हुए सिटी यूनियन बैंक फ्रॉड में भी इन्वॉल्व था। अब ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि आदमी एटीएम डकैती का मास्टरमाइंड हो सकता है। मगर इस पूरी वारदात में केवल यही नहीं है, बल्कि इसके कई पार्टनर्स भी हैं जिनका नाम भी सामने आया। इसके अलावा उनका मानना था कि भाई इस जुर्म के तार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, मिस्र, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी जुड़े थे। पुणे साइबर पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर का कहना था, जब हमें पता चला कि इस जालसाजी के तार भारत के अलावा 32 और देशों से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय के पास अपना प्रपोजल भेजा और ठगी की रकम वसूलने के लिए उन देशों से मदद की गुजारिश की जहां से ये ट्रांजैक्शंस हुए थे। अब इसमें खासकर अमेरिका की पुलिस से मदद की गुजारिश की गई, क्योंकि वो खुद कॉस्मोस बैंक अटैक से मिलते जुलते एक केस पर अमेरिका में काम कर रहा था और ये केस भारत के पुणे केस से काफी मिलता जुलता भी था। और यहीं से पुणे पुलिस को एक सुराग मिला और उन्हें शक हुआ कि नॉर्थ कोरिया की एक खुफिया एजेंसी रिकॉन्सस जनरल ब्यूरो की यूनिट पर है, जो कई साइबर अटैक में शामिल रही है। 2016 में बांग्लादेश बैंक से करीब 8 करोड़ डॉलर की चोरी के पीछे भी इन्हीं का हाथ बताया जाता है। इसके अलावा 2017 के WannaCry 2.0 ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक का आरोप भी इन्हीं के ऊपर है। खुद अमेरिका को भी इस यूनिट पर शक है, तभी तो इसके एक शख्स गालिब अलामरी को उन्होंने पकड़ा भी था, जिसने खुद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अपना जुर्म भी कबूला था। इसलिए अमेरिकी अदालत ने उसे करीब 11.5 साल की सजा सुनाई थी। अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि भाई इस आदमी ने भी भारत, पाकिस्तान के कई बैंकों में गंबद किया था, लेकिन भारत अभी भी इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत पीछे है। ले देकर उसके पास एक ही नाम है और वो है सुमैर शेख। इसकी तलाश आज भी पुणे पुलिस जोरों शोरों से कर रही है, मगर ये उनकी जांच से काफी दूर है। हो सकता है कि शायद यूएई के आलीशान होटल में ये लूटे हुए पैसों से ऐश कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं बिल में छिपकर बैठा हो। हालांकि पुणे पुलिस इस आदमी पर अपने शिकंजे को कसने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है और कोशिश कर रही है कि यूएई की सरकार एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत इस आदमी को भारत को सौंप दे, लेकिन ये कभी पकड़ा जाएगा भी या नहीं, किसी को नहीं पता। वहीं बात करें गायब हुए 94 करोड़ रुपयों की, तो इसमें से लगभग 5 करोड़ रुपयों की राशि तो मिल गई है, जो कि देखा जाए तो गायब हुए पैसों का आधा भी नहीं है और इसे पाने के लिए भी विदेश मंत्रालय और सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी है।
दरअसल जब पुलिस को पता चला था कि ये रकम विदेश में जमा कराई गई है, तो विदेश मंत्रालय और कॉस्मोस बैंक ने मिलकर हांगकांग के अफसरों से कांटेक्ट बिठाया था और सबकी साझेदारी से इस बड़े 10 करोड़ रुपयों को फ्रीज करवा दिया था। और जब वहां की कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि पैसे सूद समेत कॉस्मोस बैंक को वापस जाने चाहिए, तब जाकर कहीं पहली किश्त के तौर पर 5 करोड़ 72 लाख रुपए लौट कर आए। ऑब्वियसली इसकी दूसरी किश्त आनी अभी फिलहाल बाकी है, लेकिन सवाल केवल 5 करोड़ तक ही सीमित नहीं है भाई। इसकी एक बड़ी राशि अभी भी दूसरे फर्जी अकाउंट्स में है और हमले का मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहा है। कोर्ट ने अब तक इस केस में 11 लोगों को गिल्टी माना है और उन्हें 3 से 4 साल की सजा सुनाई है, पर असल इंसाफ होना अभी बाकी है। पुलिस की माने तो ये गुत्थी तभी सुलझ पाएगी जब 32 देशों की सभी पुलिस एजेंसी और टॉप ऑफिशियल्स मिलकर इस केस को सुलझाएं और असली मुजरिम को पकड़ें। नहीं तो साइबर चोरी के ये मामले कभी नहीं रुकेंगे और दिन ब दिन अच्छे खासे चलने वाले बैंक भी साइबर हमले के चलते बैंकरप्सी के जाल में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।